चलिए, तो आज हम लोग सेंसस 2027 के बारे में बात करने वाले हैं। जनगणना 2027 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जनगणना अभी पूरा हुआ नहीं है, जनगणना हो रहा है। तो जनगणना के माध्यम से जो डेटा आता है उसको हम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे। अभी तक फिलहाल डेटा आया नहीं है क्योंकि अभी जनगणना पूरा हुआ ही नहीं। जनगणना दो चरणों में हो रहा है। पहला चरण अभी चल रहा है, दूसरा चरण फरवरी 2027 में चालू होगा। मतलब ये मानकर चलिए कि 27 लास्ट लास्ट तक हमको डेटा मिलने का संभावना है। ठीक है, मतलब कि 2027 का दिसंबर नवंबर का जो महीना रहेगा वहां तक हमको मतलब संभावना है कि डेटा मिल जाए नया जनगणना का। तो आपको ये मानकर चलना है कि 2028 से जो भी एग्जाम में आप बैठेंगे उसमें जनगणना से भर भर के नया नया क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि जितने भी जो नया डेटा है, जैसे 2011 के बाद सीधा 2027 में जनगणना हो रहा है, तो बहुत सारा नया डेटा हमको पढ़ने को मिलेगा। तो वो सबसे भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, कितनी जनसंख्या, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा। भारत की वर्तमान में कुल जनसंख्या कितनी है ना, लिंगानुपात कितना है, शहरी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। वो फिलहाल 2028 के लिए है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि 2027 में या फिर 2028 से पहले पहले आप कोई सरकारी नौकरी निकाल लीजिए, ताकि नया जनगणना का डेटा ना पढ़ना पड़े। ठीक है। चलिए, तो ये जो भी जनगणना आज हम लोग यहाँ पर जनगणना के जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो जनगणना जो चल रहा है उसी के क्वेश्चन है। मतलब कि जनगणना जो अभी एक ऐसा मानकर चल सकते हैं कि जनगणना कराने के लिए जो भी योजना योजना नहीं कह सकते, मतलब कि जो भी चीजें यहाँ पर की जा रही है उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ समझना है कि हाँ, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से मिला जुला ये क्वेश्चन हमको जनगणना का देखने को मिल रहा है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें एग्जाम में मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं। और बहुत सारा फैक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से। यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब जो भी एग्जाम में आप देखेंगे तो मुश्किल से यहाँ पर 15-20 फैक्ट है, वहीं से एग्जाम में उठा उठा कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब तक जनगणना नहीं हो जाता है यहीं से प्रश्न आएगा। मतलब ये समझिएगा कि 2026 के लास्ट लास्ट तक आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, जनगणना जब पूरा हो जाएगा उसके बाद जो नया फैक्ट, जब नया डेटा आएगा उसको फिर आपको पढ़ना होगा। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पर जनगणना 2027 में क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें कही गई हैं उसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे ये हमारे भारत का, ठीक है, भारत का कौन से क्रम की जनगणना है इसको याद रखना होगा। तो जनगणना 2027 भारत की 16वीं और आजादी के बाद के जो भारत है उसकी 8वीं जनगणना है। ठीक है, 8वीं दशकीय जनगणना है। 10-10 साल में जनगणना होता है। ठीक है, लेकिन 2021 में होना था, इस बार नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड था। 2011 में हुआ, 2011 के बाद 2021 में होना था, लेकिन नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड आ गया था। यहाँ पर लिखा भी है, कोविड महामारी की वजह से 2021 में जनगणना नहीं करा पाए थे। इस वजह से 2027 में जनगणना हो रहे हैं। ठीक। चलिए, तो इसके मतलब यही है, 2026-27 में आयोजित किया जा रहा है। कुल इसके लिए मतलब जनगणना के लिए जो राशि है ना, जनगणना कराने में कुछ जो भी राशि है वो खर्च होता है। जनगणना जो भी करेंगे उनके लिए, या फिर अभी जैसे डिजिटल रूप में हो रहा है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने में, डिजिटल जो भी डेटा है उसको मैनेज करने के लिए जो भी वहां पर लोगों को रखा जाएगा, है ना, ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर वगैरह या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगती हैं। तो यहाँ पर जो कुल स्वीकृत बजट है इसको याद रखेंगे। ये है 11,718.24 ठीक है, मतलब ये कह सकते हो 11,718 करोड़ रुपए। ठीक है, और याद नहीं होता है तो ऐसे कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं इसको? 11,000 ना बोल के इसको 11 दशमलव ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे 1,000 करोड़ रुपए से, इस तरीके से। मतलब मैं दशमलव, मतलब 3 अंकों के बाद मतलब दशमलव लगा दिया और वहां पर 1,000 लिख दिया। ठीक है, और याद नहीं आता है तो 11,000 करोड़ बोल देंगे, उतना काफी है। तो इतना करोड़ रुपए मतलब 11,000, मतलब 11,7 करोड़ रुपए इस जनगणना को कराने के लिए खर्च किया जा रहा है। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं।
इसको बनाया गया है तो प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक। ठीक है, नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? सुदर्शन पटनायक। इसको क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको पूछा गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसका नाम आएगा, तो इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, क्या है? सुदर्शन पटनायक। अब कुछ याद रखने के लिए कुछ ट्रिक वगैरह बना सकते हैं तो बना सकते हैं, है ना? सुदर्शन चक्र जो होता है भगवान विष्णु का, सुदर्शन जो चक्र है उससे याद रख सकते हैं। पूरा घूम घूम के सब तरफ जनगणना करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ रिलेट कर सकते हैं। तो सुदर्शन पटनायक है। अब देखिए इसका जो आधिकारिक नारा है उसको याद रखेंगे। आधिकारिक नारा जैसे टैग लाइन होता है ना, इसी प्रकार से ये टैग लाइन कह सकते हैं या फिर आधिकारिक नारा बनाया गया है। जन भागीदारी से जन कल्याण। ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, और मैं तो कहता हूँ अभी तक दो चार एग्जाम में पूछा भी गया होगा। सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो चाहे और बहुत सारे जो भी अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं वो सब में पूछा गया होगा। क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि पूछे जा चुके हैं ना, ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो पूरी संभावना है इसकी भी आने की। तो जन भागीदारी से जन कल्याण इसका क्या है? टैगलाइन है या फिर आधिकारिक नारा है। तो किसी भी तरीके से दिया रहेगा, आपको सही करना है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इस जनगणना का उद्देश्य क्या है, इसको भी याद रख लीजिए। तो हालांकि जनगणना का तो ऐसा कुछ विशेष उद्देश्य नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी इसके हिसाब से क्या उद्देश्य रखा गया है? परिसीमन कराना, डिलिमिटेशन कराना। मतलब डिलिमिटेशन, अब इसको मैं आपको संविधान में पढ़ाता हूँ, है ना? अभी तो फिलहाल इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है, किसी क्षेत्र में जैसे कि लोकसभा विधानसभा जो क्षेत्र होता है, लोकसभा को याद रखेंगे। तो लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा सदस्य डिसाइड करने के लिए मानकर चलिए कोई बड़ा सा क्षेत्र है, तो वहां पर कितने लोकसभा क्षेत्र में उसको बांटा जाए, तो जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाएगा, है ना? जनसंख्या के अनुपात में उसको उस क्षेत्र को बांटा जाएगा। तो पता होना चाहिए ना कि कितनी जनसंख्या है, तभी तो हम ये कहेंगे कि हाँ इतनी जनसंख्या है यहाँ पर, तो जनसंख्या के अनुपात में इतने इतने जनसंख्या में यहाँ से यहाँ तक का बांट दो। तीन भागों में, दो भागों में, जितने भागों में बांटना है उतना बांट सकते हैं, और वहां वहां पर लोकसभा सदस्य चुन करके जाएंगे। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है परिसीमन, है ना? परिसीमन के लिए। तो इस जनगणना के आंकड़ों का प्रमुख उपयोग भविष्य में लोकसभा की सीटों के परिसीमन में, मतलब परिसीमन के लिए किया जाएगा। ठीक है, एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जनगणना कराने का, है ना? जनगणना के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमको पता चलती हैं। जनगणना के माध्यम से हर चीज पता चलता है ना, कितनी शहरी जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या है, लिंगानुपात है ना, बहुत सारी चीजें हैं, साक्षरता कितनी है, बहुत सारी चीज हमको यहाँ से पता चलता है। तो एकमात्र इसका उद्देश्य नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि अभी 2000 मतलब अभी जो लोकसभा चुनाव होगा अगला, उसके लिए क्या करना? परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन करना, इसका एक मात्र मतलब एक उद्देश्य है। एकमात्र उद्देश्य नहीं कहेंगे, एक उद्देश्य है, उद्देश्यों में एक उद्देश्य। अब देखिए इसका शुभंकर, शुभंकर को भी याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभार यहाँ से प्रश्न पूछता है। अगर करंट अफेयर्स से रिलेट करके देगा, करंट अफेयर्स से रिलेट करके देगा, तो शुभंकर देने का संभावना रहता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें शुभंकर बनाए जाते हैं, तो वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रगति और विकास, ठीक है, ये दोनों को नाम याद रखेंगे। ठीक, प्रगति और विकास। अब यहाँ पर जैसे देख सकते हैं अमित शाह जी वहां खड़े हुए हैं, और साथ में जो शुभंकर है, ऐसे ये बनाया गया है। ठीक है, स्टैचू टाइप का बना करके वहां पर अमित शाह जी इसको इस प्रकार से बता रहे हैं, शुभंकर है, जनगणना के लिए इसको बनाया गया है ऐसा टाइप से। ठीक है, तो ये शुभंकर है, ये क्या है? विकास इनको नाम दिया गया है, और यह है प्रगति। तो ये क्या है? महिला प्रगणक है, मतलब कि जनगणना करने वाली। जो अब सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हाँ उनको दर्शाने के लिए यहाँ पर इनका नाम क्या रख दिया गया है? प्रगति। और विकास जो पुरुष है इनका नाम रखा गया है। तो याद रखेंगे इसको, प्रगति और विकास। अब संचालन अधिनियम को भी याद रखेंगे। संचालन अधिनियम मतलब कि किस अधिनियम के तहत ये जनगणना को संचालित किया जा रहा है? तो बहुत पुराना अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? जनगणना अधिनियम 1948। आजादी के बाद ये जो जनगणना अधिनियम है, इसमें कुछ संशोधन वगैरह करके इसको बनाया गया था पुराने जनगणना अधिनियम में। तो ये जो जनगणना अधिनियम है, इस जनगणना अधिनियम के तहत इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, 2027 का जो जनगणना है उसको, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अब ये दो चरणों में
संपन्न कराया जाएगा। दोनों चरणों को आपको याद रखना है, दोनों चरण अभी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने चरणों में संचालित कराया जाएगा और आ, क्या है पहला चरण, क्या है दूसरा चरण, ये एग्जाम में आने की भरपूर संभावना है। ठीक है, देखिए तो पहला चरण क्या है इसका। तो पहला चरण जो रहेगा, आप लोगों का हो सकता है पहला चरण का जनगणना हो चुका होगा, कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसका जो समय है वो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक है। इसमें मकान सूचीकरण और आवास की गणना, ठीक है, आवास गणना और मकान सूचीकरण ये किया जा रहा है। तो आप लोग देखे होंगे, अगर आपके घर में जनगणना करने के लिए आए होंगे, वैसे तो डिजिटल हो रहा है, तो इसमें ऐसे भी सुविधा दी गई है कि स्व गणना कर सकते हैं, मतलब स्व जनगणना कर सकते हैं, मतलब स्वयं का वहां पर डेटा फिल करके आप जनगणना कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर ऑप्शन है। बट घर घर जाकर किस प्रकार से जो डिजिटल तरीके से डेटा को फिल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देखे होंगे जनगणना में आकर के मकान का सूचीकरण है ना, मकान में क्या सुविधा है क्या नहीं है ना, शौचालय है कि नहीं है, टीवी है या नहीं है, मोटरसाइकिल है या नहीं है, बहुत सारी चीजें जो इस प्रकार से पूछा जा रहा था। लेकिन हाँ, लोगों के बारे में नहीं पूछा गया है। घर में कितने सदस्य हैं, कितने महिला है, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। घरों के बारे में प्रश्न पूछा गया था, और उस डेटा को इसमें मतलब कि पहले चरण के माध्यम से इस तरीके से गणना किया गया है। ठीक है, तो ये हाउस लिस्टिंग है ना, मकान सूचीकरण है, मतलब वही हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। तो इस तरीके से मकान सूचीकरण और आवास गणना किया गया, अभी किया जा रहा है। 1 अप्रैल से चालू हुआ है और 30 सितंबर तक की ये चलेगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इस चरण में कुल 33 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 33 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि घर की स्थिति, पेयजल, इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं, वाहन है कि नहीं, वही सब चीजें, शौचालय है कि नहीं, बहुत सारी चीजें इस प्रकार से प्रश्न वहां पर पूछा जा रहा है। अब जो दूसरा चरण रहेगा, दूसरे चरण में जनसंख्या का गणना किया जाएगा, पॉपुलेशन का गणना किया जाएगा, है ना, पॉपुलेशन का इन्यूमरेशन किया जाएगा, मतलब ही मतलब जनगणना किया जाएगा, गणना किया जाएगा। तो ये कब से कब तक चलेगा, तो ये चालू हो रहा है फरवरी 2027, फरवरी 2027 से चालू हो जाएगा। लेकिन इसमें ये कह सकते हो कि 1 मार्च 2027 से होगा, मतलब फरवरी में जो भी चीजें हैं, इसका जो प्रोसेस है वो संभव मतलब कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन गणना करने का जो काम है वो 1 मार्च 2027 से मध्य रात्रि, ये 00 दिया हुआ है, मतलब कि 1 मार्च 2027 से होगा। तो ऐसा कुछ समझ सकते हैं कि इसमें ऑनलाइन जो पोर्टल खुलेगा जनगणना करने के लिए, वो इसी तारीख से खुलेगा, ऐसा कुछ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस तारीख को, इस समय में खुल जाएगा। इसमें अपवाद भी दिया हुआ है, जैसे कि कुछ बर्फीले क्षेत्र है जहां पर अगर हम देखें, तो ये फरवरी मार्च के महीने में बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाता है। ठीक है, फरवरी मार्च में बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है, तो पहले कराना जरूरी है। ठीक है, उन बर्फीले क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, थोड़ा पहले करा दो जनगणना। तो यहाँ पर अक्टूबर में ही जनगणना यहाँ पर कर दी जाएगी। कहाँ पर की जाएगी, तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यहाँ पर भी ठंड रहता है, लद्दाख में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, और उत्तराखंड। तो ये जो भी ठंडे प्रदेश है जहाँ पर फरवरी मार्च के महीने में बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इस वजह से पहले ही मतलब कि 1 अक्टूबर 2026 से यहाँ की गणना करना चालू कर दिया जाएगा, ये बताया गया है। तो डेट को भी याद रखेंगे, ये बर्फीले इलाके के लिए है, ये सामान्य इलाके के लिए है, ये दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, फरवरी 2027 और 1 मार्च 2027 से यहाँ पर ये पोर्टल खुलेगा, ऐसा कुछ याद रख सकते हैं, मतलब कि मध्य रात्रि 00 दिया हुआ है, मतलब कि आप जैसा भी इसको कह सकते हैं। ठीक, तो ये होगा दूसरा चरण। तो पहला चरण दूसरा चरण दोनों को इस तरीके से याद रखेंगे। पहले चरण में आवासों का सूचीकरण किया जाएगा, घर की गणना की जाएगी, और दूसरे में जनसंख्या का गणना किया जाएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट और है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यह देश की पहली पूर्ण डिजिटल गणना है। ठीक है, देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है, जिसमें मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। मैं आपको बताया था कि ये मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल ओपन किया जाएगा, जैसे कि वहां पर जो डेट दिया हुआ है 1 मार्च 2027, तो उस तिथि को संभवतः कि ये जो पोर्टल है वो ओपन हो जाए। ठीक, इसका संचालन केंद्रीय गृह मंत्रालय, इसको याद रखेंगे। ठीक, एग्जाम में ये भी पूछा जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ मतलब इसके तहत किया जा रहा है। ठीक है, इसका संचालन कौन कर रहा है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत के
महापंजीयक मतलब कि आरजीआई द्वारा किया जा रहा है। ठीक। तो कौन कर रहा है इसका संचालन, तो याद रख सकते हैं भारत का महापंजीयक याद रख सकते हैं, या फिर मतलब किस मंत्रालय के तहत आता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है ये जनगणना 2027, इसको इतना याद रख सकते हैं। इसके अलावा इस जनगणना का आयोजन कुल 16 भाषाओं में किया जाएगा, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक, कितने भाषा में किया जाएगा, तो 16 भाषा में किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक चीजों को भी याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ऐतिहासिक जाति आधारित गणना अगर हम बात करें, ठीक है, जाति आधारित, जैसे कि इसमें ये जो जनगणना है इसमें जाति आधारित भी होगा, जैसे कि आप देखेंगे तो एस टी एस सी ओबीसी इन सब का गणना किया जाएगा कि कितने एसटी हैं, कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, ये सब का गणना होगा। तो ऐतिहासिक जाति आधारित गणना 1931 के बाद पहली बार स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य जातियों का भी डेटा एकत्र किया जाएगा। ठीक है। इससे पहले जाति आधारित ऐसे कुछ नहीं हुआ था, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। हालांकि जब हम लोग देखते हैं तो हमको आ, वो देखने को मिलता है, डेटा जब हम लोग देखते हैं पुरानी जनगणना का, उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि हाँ एससी संख्या कितनी है, एसटी संख्या कितनी, इस प्रकार से। बट इसमें ये अलग से इस प्रकार से जाति आधारित गणना बोल दिया गया है, मतलब कि हो सकता है उनका जो भी डेटा रहेगा अलग अलग ऐसे जैसे भी जारी किया जाएगा वो जनगणना होने के बाद पता चलेगा। ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से था, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो भी चीजें हैं वो रिकॉल होते जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया, मतलब किसको बनाया गया है, तो ये कौन है, सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। यहाँ पर देख लीजिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 के लिए कितने रुपए के बजट की मंजूरी दी है, तो मैं बताया था आपको 11.7 याद रखेंगे, 1000 करोड़, ऐसे 1000 करोड़ रुपए याद रखेंगे। 11.7 मतलब कि ये 11,718, 11,718 करोड़ रुपए। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 भारत की कौन सी क्रम की जनगणना है। ठीक है, कौन सी क्रम की जनगणना है आपको बताना है, तो ये हम लोगों ने अभी देखा था 16वीं क्रम की जनगणना है। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, ये कौन सी क्रम की जनगणना है, तो ये 16वीं क्रम की, और 16 भाषाओं में इसको किया जा रहा है। ठीक, तो दोनों 16-16 है ना, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना इसका। 16 भाषाओं में आधारित होगा, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था, तो 16 भाषा है, 16वीं जनगणना है। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जनगणना 2027 का प्रथम चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना कब से कब तक आयोजित की जाएगी, तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ये आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 1 सितंबर से लेकर के, सॉरी 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा, इसको देखिए, जनगणना 2027 के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। इस जनगणना का आयोजन कुल 16 भाषाओं में किया जा रहा है। ठीक है, इस जनगणना का आयोजन कुल 16 भाषाओं में किया जा रहा है। ठीक है, सही बात है ये। यह जनगणना जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जा रही है, ये भी सही बात है। इसके लिए आधिकारिक नारा जन कल्याण से देश महान को बनाया गया है। क्या जन कल्याण से देश महान था? ठीक है, जन कल्याण से देश महान था कि कुछ और था? ये जो दिया हुआ है ना, इसमें थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर इसको दिया गया है, जन कल्याण से देश महान नहीं है। देखिए क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, जन भागीदारी से जन कल्याण, तो आपको ये वाला जो कथन है लास्ट वाला, इसको गलत लेकर के चलना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा जो है वो गलत है, तो ये हम क्या करेंगे, 1 और 2 को सही मारेंगे, ये वाला जो कथन है ये गलत है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे और जनगणना का पूरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो था।
नेक्स्ट क्लास में और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।